हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 की। पेपर नंबर 11 है हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी, अर्थात परिवार और समुदाय। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात भी है कि यह पेपर जो है हमारा ये कॉमन पेपर है, यानी कि HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट जो है इसके अंतर्गत सब यूनिट 1.1 कवर किया और 1.2 कवर किया था। ये आपको 2 वीडियो मिल जाएगी। आज हम कवर करने वाले हैं 1.3। 1.3 आप देखेंगे, ये हमारा सब यूनिट होता है, यानी कि एक यूनिट के अंतर्गत आपको 5 चैप्टर मिलेंगे, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। तो इसमें से हम लोगों ने 1.1, 1.2 कवर किया है। 1.3 आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा पारिवारिक संस्कृति और प्रथाएं और बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। यानी कि एक बच्चे के ऊपर जो संस्कृति होती है या जो पारिवारिक संस्कृति रीत रिवाज होते हैं, या उसके साथ साथ सामाजिक जो प्रथाएं होती हैं, उन सब का एक बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये हम इस चैप्टर में पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा 1.3 है और इसमें यही पूछा गया है कि पारिवारिक संस्कृति और प्रथाएं बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेंगी। तो इसके बारे में जानते हैं। जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, बच्चों को ये एहसास कराती है कि वे कौन हैं, यानी कि वो किस परिवार से संबंधित हैं, परिवार में उनकी संस्कृति कैसी है, और परिवार में जैसे कि परिवार के लोग भोजन क्या करते हैं, उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति क्या है, इसके साथ साथ उनका भाषा क्या है, उनके धर्म क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं, और भी उनके घर में जो सनातनी से सारी मान्यताओं को पूरा किया जाता है, ये सभी चीज़ों को बच्चे के समक्ष रखा जाता है। यानी कि धीरे धीरे बच्चा उसी कल्चर में जीना प्रारंभ करता है जो उनके घरों में ये सारे चीज़ फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो फिर उनके घर में जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, फिर उस टाइम पे तो बच्चा इतना काबिल नहीं होता है, या कह लीजिए कि इतना जानकार नहीं होता है कि बच्चा उन चीज़ों को जाने कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। लेकिन जब वही धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर दूसरा बच्चा कोई आता है परिवार में, तो जो उसके टाइम पे सारे कार्य किए गए होते हैं वही फिर दूसरे बच्चे के साथ भी किया जाता है। तब बच्चा देखता है और सीखता है कि कैसे मेरे टाइम पे ये सब हुआ रहा होगा। अगर उस टाइम पे बच्चे को नहीं बताते हैं कि बच्चा जब आप पैदा हुए तब भी यही सारी प्रक्रिया की गई थी, तो बच्चा पूछता है वहाँ पे कि क्या मम्मी या पापा या अन्य कोई जो सदस्य होते हैं उनसे ये पूछता है कि क्या मेरे टाइम पे भी ऐसा किया गया था। तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि हाँ बच्चा, जब आप पैदा हुए इस संसार में आए, तब हम लोगों ने भी आपका जन्मोत्सव मनाया। उसके साथ साथ और भी ये सारे जो रीत रिवाज किए जा रहे हैं, ये सब हम लोगों ने आपके साथ भी किया था। तो ऐसे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या फिर उनके जो रीत रिवाज होते हैं, उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उन सभी के साथ में बच्चा जन्म लेकर एक अनूठे तरीके से वहाँ पर धीरे धीरे करके सरवाइव करता है, और सारी चीज़ों को वो भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक या भाषा के रूप में उसके अंदर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके विकसित होने लगती हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे तरीके हो जाते हैं जिन तरीक़ों के माध्यम से सारी चीज़ों को वो सीखता है, चाहे वो भावनात्मक तरीके से, चाहे वो सामाजिक तरीके से, या फिर कह लीजिए कि शारीरिक या भाषाई रूप में भी उन चीज़ों को वो अपने अंदर ग्रहण करता है। जब किसी बच्चे की आत्म पहचान या सांस्कृतिक मतभेदों के कारण सामाजिक परिवेश के विपरीत होती है, तो यह सीखने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
यानी कि जब किसी बच्चे के आत्म पहचान, यानी कि जो उसकी आत्म पहचान होती है वो किसी दूसरे सांस्कृतिक, यानी कि जिस कल्चर में वो पैदा हुआ है उस कल्चर में ना होकर के किसी अन्य कल्चर में उस चीज़ को किया जा रहा है, या फिर उस कल्चर में उसको ढालने का प्रयास किया जा रहा है जो कि उसके अनुकूल नहीं है, तो फिर क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को सीखने में सक्षम नहीं हो पाता है, यानी कि वो उसके रास्ते में बाधा डालती है। सौभाग्य से सांस्कृतिक रूप से सक्षम शिक्षक विभिन्न संस्कृतियों की समझ और स्वीकृति दिखा करके सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं या उनको सीखने में मदद मिलती है इससे, और वे प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट रूप से मूल्यवान कैसे बनाते हैं इस पर वो अपना पूरा फोकस रखते हैं। जैसे कि एक कक्षा कक्ष ले लीजिए, उस कक्षा कक्ष में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो 10 कल्चर से वो आए रहते हैं, तो 10 के कल्चर में शिक्षा देना वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, शिक्षा तो एक ही प्रकार से वो देंगे अब जैसे उनको शिक्षा दिया जाता है, लेकिन सभी के कल्चरल को ध्यान में रखते हुए कि किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को वहाँ पे ये हीनता की भावना ना आए कि नहीं मेरे कल्चरल को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके कल्चरल को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, या उनके कल्चरल को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, मेरे कल्चर को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। जैसे एक ही कक्षा कक्ष में मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं, हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं, ईसाई क्रिश्चियन सभी यहाँ पे मौजूद होते हैं बच्चे, तो उन सब के कल्चर को वहाँ पे ध्यान रख कर के ही उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है उनको ध्यान में रख करके ही उनको सीखने का मौका दिया जाता है और सारी चीज़ें उनको सिखाई भी जाती हैं। क्योंकि जो संस्कृति होती है वे बच्चे की भलाई का एक शक्तिशाली संकेतक माना जाता है, क्योंकि एक बच्चा जो संस्कृति में पल रहा है, जिस भी संस्कृति में उसका पारिवारिक कल्चर कैसा है या फिर परिवार में कैसी कैसी प्रथाएं चल रही हैं, उन सब के माध्यम से बच्चे में कह लीजिए कि अपनी पहचान बढ़ाने का एक अवसर भी होता है। तो वो एक बच्चे के लिए उसका जो भविष्य तय करता है वो भविष्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। जो लोग बच्चे के साथ में काम करते हैं, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कि परामर्शदाता, विशेषज्ञ, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि बच्चे के साथ में उसके कल्चरल को बढ़ावा देने में या कह लीजिए उसके कल्चरल के साथ में उसको कोई चीज़ सिखाने में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, उसके सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और उसके साथ साथ उस परामर्शदाता भी होते हैं और कुछ विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं जो उस बच्चे को उसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझने में उसके मदद करते हैं। यानी कि लोगों से कैसे मिलना है, आपको कैसे लोगों के कल्चरल को भी वहाँ पे महत्व देना है, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे सिखाते हैं और बताते हैं। वो सारे तरीके बताते हैं जो एक बच्चे के अंदर होना चाहिए और धीरे धीरे उससे वो आगे अपनी पहचान बना सके। संस्कृति जो होता है ये हमारे जन्म के क्षण से ही विकास को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है, यानी कि हम अपनी संस्कृति के साथ ही धीरे धीरे बड़े होते हैं और धीरे धीरे अपने संस्कृति के को जानते हैं, यानी कि अपने कल्चरल के बारे में सारी चीज़ों को हम जानते हैं। साथ साथ में हम दूसरे के कल्चरल को भी जानना प्रारंभ कर देते हैं और उसके बारे में भी बहुत सारा ज्ञान हमें हो जाता है। जैसे कि संस्कृति एक बात को प्रभावित कर सकती है कि बच्चे मूल्यों, भाषा, विश्वास प्रणालियों और एक व्यक्ति और समाज के सदस्यों के रूप में खुद ही समझ का निर्माण कैसे करेंगे। यानी कि जब उस संस्कृति में वो पलते बढ़ते हैं तो फिर वो आगे अपने आप को कैसे ढालेंगे उसमें, तो इस चीज़ का वो निर्णय स्वयं करते हैं कि कैसे कैसे मुझे इस कल्चरल को अपनाना है और कैसे कैसे इसमें हमें ढलना है। बच्चे इन सांस्कृतिक प्रभावों को विभिन्न तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उनके माता पिता, उनके वातावरण और मीडिया के माध्यम से। सामाजिक विविध संस्कृतियों की समझ कैसे दिखाता है, इसका बच्चे के विकास पर कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि वे खुद में कितने आश्वस्त हैं या वयस्क के रूप में दूसरों के साथ में बातचीत करने में वे कितने
अपने आप को सहज महसूस करते हैं। यानी कि वो सांस्कृतिक जो प्रभाव होता है वो बच्चे के ऊपर कैसे पड़ता है और बच्चा उसमें कैसे ढलता है, इन सब में किन किन लोगों की भूमिकाएं होती हैं, उनमें माता पिता की भूमिका विशेष तौर पर देखी जाती है। इसके साथ साथ में उसका जो वातावरण होता है वह भी उत्तरदायी होता है, और जो आसपास के लोग होते हैं या जो मीडिया होती है, उन सभी के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को समझते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के कल्चरल से वो रूबरू होते हैं, और इससे बच्चे पर कई तरीके का प्रभाव पड़ता है। जैसे वे अपने आप को स्वस्थ भी समझते हैं, और कभी कभी वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने में वे कितने सहज महसूस करते हैं, ये भी देखा जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि वो जिस भी धर्म या समुदाय से जुड़े होते हैं, अगर उन्हें कोई दूसरा धर्म समुदाय से मिल जाता है, अगर उनसे बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं कि कभी कभी उन्हें सामने वाले के जो कल्चरल हैं वो नहीं समझ में आ रहा है या बातचीत नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा अस्वस्थ समझने लगते हैं कि मैं इनको नहीं समझ पा रहा हूँ। या फिर कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अपने कल्चरल को समझा ले जाते हैं, या फिर उनके भाषा को वो समझते हैं, उनके रहन सहन को समझते हैं, उनके खान पान को भी समझते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनसे बातचीत करना उनको बहुत ही आसानी लगती है, या कह लीजिए बहुत सहज उनको लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हो और आप हिंदू समाज से हैं या मुस्लिम समाज से हैं, क्रिश्चियन से हैं या फिर पारसी हैं, किसी से भी आप हों, अगर आपको यात्रा के दौरान कोई दूसरा मिल जा रहा है और आप उसकी बोली भाषा को नहीं समझ रहे हैं, उसके खान पान को नहीं समझ रहे हैं, तो आप उसके साथ यात्रा करने में असहज महसूस करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको अपने ही कल्चरल का कोई मिल जाता है तो आपको बहुत ही सहजता महसूस होती है, आप उसके साथ 2 मिनट में घुल मिल जाते हैं, और बातचीत के दौरान आपकी पूरी यात्रा अच्छे से कट जाती है और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि बाल विकास पर माता पिता का प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक बच्चे पर माता पिता का क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे कि माता पिता की संस्कृति उनके बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। तो ये सत्य बात है कि जो भी संस्कृति होती है जिसमें हम लोग पले बड़े होते हैं, उसमें हमारे माता पिता की जो संस्कृति होती है, जो उनके कल्चरल होते हैं, जिनमें वो ढले होते हैं, वही सारी चीज़ें हम लोगों पर भी असर करती है, और उसी में हम पल बढ़ कर के आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए 2019 के एक अध्ययन में पाया गया है कि सांस्कृतिक मूल्य अक्सर माता पिता द्वारा अपने बच्चे के पालन पोषण के तरीकों को भी प्रभावित करते हैं, जिसमें वे कैसे अनुशासन में रह रहे हैं या फिर सीमाओं का निर्धारण कैसे हो। यह समझ आता है कि माता पिता अपने बच्चे को सांस्कृतिक प्रभावों के आधार पर बड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं तो आप लोगों के घरों में कुछ नियम कानून होंगे, ऐसे आप लोग उस घर से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे आपको घर से कहीं जाना है तो वहाँ पर समय देखा जाता होगा कि अभी कितना टाइम हो रहा है, अगर रात है तो आपको जाने नहीं देंगे, अगर दिन है तो फिर आपको जाने के लिए रोकेंगे भी नहीं, लेकिन आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और फिर किस लिए जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल आपके सामने खड़े होते हैं, लेकिन ये क्या है, आपके घर की मान मर्यादा है, आपके घर का अनुशासन है, और ये सारी चीज़ वहाँ पे समाहित होते हैं, और आपको वहाँ पे इन सभी चीज़ों का पालन करना पड़ता है। और कुछ वहाँ पे ऐसी सीमाएं निर्धारित होती हैं जिनके दायरे से बाहर जाकर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जो सामाजिक वातावरण होता है या घरेलू संस्कृति होती है, दोनों में टकराव होता है। यानी कि घर की जो अनुशासन होती है या फिर जो वहाँ की संस्कृति होती है, वो समाज से अगर थोड़ा सा भिन्न है तो फिर वहाँ पर विरोध उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे में जो विकासात्मक मुद्दे होते हैं वो वहाँ पे मुद्दे खड़े हो जाते हैं। यानी कि कैसे वहाँ पर समाज में जो कल्चरल है वहाँ का, उस समाज में हमें कैसे जाना है और उसको कैसे डील करना है, उसके साथ साथ घर का हमारे कैसी संस्कृति है, कैसा कल्चरल है, उसमें हमें कैसे रहना है, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और दोनों चीज़ों का हमें पूरा पूरा यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है।
आगे हम बात करेंगे सामूहिकतावादी बनाम व्यक्तिवादी संस्कृतियाँ और माता पिता का अनुशासन। माता पिता के सांस्कृतिक प्रभाव इस बात पर प्रभाव डाल सकते हैं कि वे बच्चे के व्यवहार को कैसे अनुशासित करते हैं। यानी कि माता पिता किस कल्चरल में हैं, उस कल्चरल को अपने बच्चे के ऊपर कैसे डाल सकते हैं, इसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और बच्चे कैसे उसमें अनुशासित हो करके उस कल्चरल की मान मर्यादा को रख सकते हैं, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। अगर हम देखें अनुशासन और संस्कृति के तरीकों पर गौर करने से पहले सामूहिकवादी और व्यवहारवादी शब्दों का वास्तव में क्या मतलब है, तो अनिवार्य रूप से एक सामूहिक संस्कृति व्यक्तिगत ज़रूरतों के साथ साथ उदार, दयालु, सहयोगात्मक व्यवहार पर समुदाय की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने को महत्व देती है और पुरस्कृत भी करती है। सामूहिकता एशियाई, मध्य अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी और अफ्रीकी संस्कृतियों में आदर्श है। स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर एक व्यवहारवादी संस्कृत समूह पर व्यक्ति के महत्व पर जोर देते हुए प्रखुरता और स्वतंत्र कार्रवाई को महत्व देती है और पुरस्कृत करती है। उत्तर अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपीय संस्कृतियों में व्यक्तिवाद हावी होता है। यानी कि उत्तर में जो अमेरिकी लोग हैं या पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति जो है वो व्यक्तियों पर यहाँ पर हावी होता है। पहले अगर हम देखें तो 2019 के अध्ययन में पाया गया है कि व्यक्तिवादी संस्कृतियों के माता पिता सामूहिक संस्कृतियों के माता पिता से थोड़े से अलग होते हैं। उनके जो अनुशासन होते हैं वह भी अलग होते हैं। माता पिता का पूर्व समूह अपने बच्चों को व्यक्तिगत रूप से उनके मायने रखने वाली कोई चीज़ छीन कर अनुशासित कर सकता है। दूसरी ओर सामूहिक संस्कृति वाले माता पिता अपने बच्चे को यह सोचने के लिए कह सकते हैं कि उनका व्यवहार दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकता है। यानी कि जब एक एकल संस्कृति होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अनुशासन होता है वो अनुशासन सामूहिक संस्कृति जो होती है उस संस्कृति से थोड़ा सा अलग होता है। उनके अनुशासन अलग होते हैं। उसमें बच्चे व्यक्तिगत रूप से जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, अगर वो अनुशासन में नहीं है तो उनसे उन सब चीज़ों को ले लिया जाता है ताकि बच्चे फिर से अनुशासन में आ जाएं, तब फिर उस चीज़ का लाभ उठा सकें। लेकिन जब सामूहिक संस्कृति यहाँ पर आ जाती है तो फिर वहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे उनके कल्चरल को महत्व दे रहा है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि व्यक्तिवादी संस्कृतियों में पले बढ़े बच्चे अक्सर अपनी अनूठी विशेषताओं के आधार पर अपना वर्णन करते हैं। जैसे कि मैं गणित में अच्छा हूँ, वो स्वयं अपनी तारीफ करते हैं कि मैं गणित में अच्छा हूँ। इस बीच सामूहिक संस्कृतियों में पले बड़े जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के साथ अपने संबंधों के आधार पर खुद का वर्णन करने की अधिक संभावना रखते थे। जैसे कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, यानी कि वो अपना भी यहाँ पे जो तारीफ़ है उस चीज़ को तो वो जाहिर कर ही रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को वो अपने माँ बाप से जोड़ करके वो वहाँ पे पेश कर रहे हैं। यहाँ पर वो स्वयं से अपनी तारीफ़ कर तो रहे हैं लेकिन उसको वो अच्छे से जाहिर नहीं कर रहे हैं कि मेरी तारीफ़ यहाँ पर मेरे मुँह के द्वारा ही की जा रही है। आगे बात करें तो यदि माता पिता या शिक्षक को उनके मूल परिवार की संस्कृति के बजाय प्रमुख संस्कृति अमेरिका में व्यक्तिवादी संस्कृति के अनुसार अनुशासित करते हैं तो बाल विकास प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों के माता पिता ने उन्हें प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को महत्व देने के लिए अनुशासित किया है, वे तब भ्रमित या परेशान हो सकते हैं जब कोई शिक्षक उनसे प्रतिस्पर्धा होने का आग्रह करता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जब हम किसी बच्चे को कल्चरल में पले बढ़े होने से हम उसको अवगत कराते हैं
तो यहाँ पर हम उसको वेस्टर्न चीज़ों के बारे में कम बताते हैं। जैसे हमारे भारतीय संस्कृत को ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही सादगी है, सभ्यता है यहाँ पे। और जैसे वेशभूषा ले लीजिए, आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि वो लोग ज़्यादातर अमेरिकी या फिर अन्य देशों की तुलना कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ पर लोग वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही वेशभूषा धारण कर करके हमारे भारत में भी लोग रील वगैरह बना रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि ऐसे ही वो निकल पड़ते हैं सड़कों पर भी। तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है, यानी कि हमारे वो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ उस संस्कृति को लेके आ रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति को लेकर के आ रहे हैं, जो कि हम लोगों के यहाँ वो मान्य नहीं होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही सादगी से भरी है, यानी कि औरतें जो होती हैं वो साड़ी पहनना यहाँ पे अलाउ होता है। अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार हम देखें तो, या जो लड़कियां होती हैं वो सूट सलवार में होती हैं, या फिर जो लड़के होते हैं वो फुल स्लीव का पहने होते हैं, पैंट शर्ट। तो इस तरीके से उनमें अनुशासन होता है, उनमें सभ्यता होती है। भारतीय संस्कृति जो होती है वो कह लीजिए कि एक तरीके से उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहाँ कहीं भी आप उस संस्कृति को लाकर खड़ा करेंगे तो वहाँ पर कोई भी कमी नहीं निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सभ्यता से परिपूर्ण होता है। लेकिन जब वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर आ जाता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर भद्दगी आ जाती है, या फिर ऐसे लोग उस चीज़ को देखकर परेशान भी हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, जब उनको तुलना किया जाता है एक भारतीय संस्कृति से और एक वेस्टर्न कल्चर से। यानी कि जैसे वेस्टर्न कल्चर वाले हैं तो उनको क्या कहते हैं कि ये बहुत ही मतलब पढ़े लिखे हैं और बहुत अपने आप में ये डेवलप कर चुके हैं, और जो भारतीय संस्कृति है इसको देखकर वो लोग क्या कहते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं और इतना ये डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी के कल्चरल को देखकर आप उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो कैसा है, या व्यवहार में कैसा है, कैसा उसकी भाषा है और कैसे वो सर्वाइव कर रहा है। वो सारी चीज़ें आप उसको आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर उसी चीज़ को शिक्षक फॉलो करने लगे कि वेस्टर्न कल्चर को और इंडियन कल्चर को एक साथ ला दे, तो फिर वहाँ पे कह लीजिए कि दोनों में होड़ लग जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। और शिक्षक जो है उसे हर कल्चर को यहाँ पे प्राथमिकता देते हुए बताना चाहिए कि यहाँ पे ये कल्चर फॉलो किया जाता है, यहाँ पे ये कल्चर फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम समझाएंगे तो बच्चे का जो माइंड होगा वो क्लियर होगा, उस पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। आगे बात करें तो बच्चे के सामाजिक व्यवहार पर माता पिता का जो प्रभाव होता है वो संस्कृति के अनुसार भिन्न होता है। बच्चे अपने माता पिता के साथ बातचीत करके व्यवहार करना सीखते हैं। जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं वैसे ही बच्चे भी उनके साथ रह रहे होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को नोटिस करते हैं, उनसे बातचीत के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं, या फिर माता पिता ही बातचीत के दौरान अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इससे बच्चे में जो माता पिता की संस्कृति होती है वो देखने को मिलता है, या कह लीजिए कि भारतीय संस्कृति या फिर माता पिता के पृष्ठभूमि की संस्कृति बच्चे के अक्सर व्यवहार को वो प्रभावित करती है। संचार शैली इसका एक उदाहरण है। जैसे बच्चे ऐसी शैली में संवाद करते हैं जो उनके माता पिता के संवाद करने के तरीके से मिलती जुलती है। जैसे कि हमारे माता पिता जिस भी भाषा में बोलते हैं हम वही भाषा अपने माता पिता से भी सीखते हैं, और आगे चल के हम समाज में भी उसी बातचीत का वहाँ पे अनुपालन करते हैं, और उसी बातचीत से हम अपने समाज में भी संप्रेषण करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं। और जो चीज़ें हमें बाहर के लोग बताते हैं उस चीज़ को भी हम वहाँ पर समझते हैं। जो बच्चे व्यक्तिवादी सांस्कृतिक मॉडल के आधार पर संवाद करते हैं वे अक्सर स्वायत्तता और व्यक्तिगत पसंद के विषयों के साथ लंबी आत्म केंद्रित कहानियाँ सुनाते हैं। इसके विपरीत जो बच्चे सामूहिक सांस्कृतिक मॉडल के आधार पर संवाद करते हैं वे अक्सर अधिकार और अंतर संबंधों के विषयों के साथ संक्षिप्त अन्य उन्मुख कहानियाँ सुनाते हैं। बच्चे के भाषा विकास पर ये सांस्कृतिक प्रभाव उन्हें खेल के मैदान और
बाद में कार्यस्थल पर मदद या बाधा डाल सकते हैं। यदि स्कूल में बच्चों की संस्कृति का सम्मान किया जाता है तो बच्चों के इंटरैक्ट करने का जो तरीका है ये भी इसमें शामिल होता है। यानी कि एक बच्चे को आप किस तरीके से स्कूल में रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक छोटा सा बच्चा है जो अभी स्कूल में आना प्रारंभ किया है, तो आप अगर वहाँ पर उसी के मातृत्व भाषा में उसको कोई चीज़ नहीं समझाएंगे तो क्या बच्चे को समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आप जब तक उसी के माता पिता के भाषा में उस चीज़ को नहीं समझाएंगे बच्चे को, तो बच्चा आपसे कभी भी इम्प्रेस होकर आपके पास नहीं आएगा। तो ये होता है बच्चे के ऊपर माता पिता के भाषाई या कल्चरल का इफ़ेक्ट, जो कि जब वो बाहर जाता है और वहाँ पर अपने मातृत्व भाषा को नहीं पाता है, कोई अन्य वहाँ पर भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या अन्य कोई कल्चरल है जो उसके कल्चर से हट के करके है, तो बच्चा वहाँ पर रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कह लीजिए कि उसके पढ़ाई का स्थान हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। यानी कि उसका एंटरटेनमेंट का भी अगर वहाँ पर कोई ऐसा स्थिति बना है कि जहाँ पर उसे बिल्कुल रहना है और उस मन लगाना है, अगर वहाँ पर उसके मत के अनुसार वहाँ पर भाषाएं नहीं बोली जा रही हैं या फिर उसके मत के अनुसार सारे कार्य नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे का मन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा और वहाँ से वो हट जाएगा। वो इससे कहानियाँ भी उसी शब्दों में या उसी भाषा में सुनना पसंद करेगा जो उसके माता पिता के बोली या भाषा होती है। यानी कि वो मातृत्व भाषा में ही सारी चीज़ें सीखना प्रारंभ करता है। तो एक छोटा बच्चा जो होता है तो उसे मातृत्व भाषा में ही सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हम लोगों ने इसमें जाना कि जो बच्चे हैं उन पर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो कल्चरल होते हैं उनका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेली जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कहीं भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार ज़रूर पूछिएगा और उसमें कमेंट करिएगा। आपके कमेंट को देखा जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसका फिर से वीडियो आपको दिया जाएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई है, उसको आपको वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किए रहें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिल जाए। और रोज़ाना आपको फैमिली एंड कम्युनिटी जो सब्जेक्ट है आपका ये इस सब्जेक्ट का आपको वीडियो शाम को 6 बजे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।